सभी को मेरा प्रणाम। जैसा कि हम जानते हैं, IFPH एक अंतर्राष्ट्रीय मानवतावादी संगठन है जो विश्व स्तर पर होम्योपैथी आंदोलन और कार्यकर्ता को बढ़ावा देता है ताकि सभी चिकित्सकों और सामान्य जनता को एक ही मंच पर लाया जा सके। मैं डॉक्टर स्वप्निल, इंटरनेशनल फोरम फॉर प्रमोटिंग होम्योपैथी द्वारा आयोजित इस 808वें दैनिक हिंदी वेबिनार श्रृंखला में आप सभी डॉक्टर्स का स्वागत करता हूं। आज का वेबिनार शुरू करने से पहले हम सभी 1 मिनट का मौन रखेंगे। धन्यवाद सभी का। हमारे आज की मेहमान और वक्ता हैं डॉक्टर श्वेता सिंह मैम। डॉक्टर श्वेता सिंह मैम केंद्रीय होम्योपैथी अनुसंधान परिषद न्यू दिल्ली में सीनियर रिसर्च फेलो हैं और ऑर्बिट क्लिनिक में सीनियर कंसल्टेंट के रूप में कार्यरत हैं। उन्हें होम्योपैथिक क्षेत्र में 10 वर्षों से अधिक का अनुभव है। उन्होंने BHMS ब्रैक्सन होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज दिल्ली से, MD श्री गुरु नानक देव कॉलेज लुधियाना से और हेल्थ प्रमोशन में PG डिप्लोमा NIH FW न्यू दिल्ली से किया है। वर्तमान में वे PhD कर रही हैं। वह दिल्ली होम्योपैथिक मेडिकल एसोसिएशन की पहली महिला अध्यक्ष भी हैं और KHA होम्योपैथी स्टडी ग्रुप USA की प्रकाशक हैं। साथ ही कई राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय जर्नल्स की संपादक मंडली से भी जुड़ी हैं। पूर्व में उन्होंने मेडिकल कॉलेज में असिस्टेंट प्रोफेसर और ड्रग डी एडिक्शन क्षेत्र में भी कार्य किया है। उन्हें लेजेंडरी होम्योपैथी अवार्ड 2022 और KHA हैनीमन अवार्ड 2023 सहित कई पुरस्कार मिल चुके हैं। मैं मैम से अनुरोध करता हूं कि वो अपना व्याख्यान प्रारंभ करें और अपने ज्ञान से हमें प्रकाशित करें। ओवर टू यू मैम। थैंक यू डॉक्टर स्वप्निल। और मैं पूरी IFPH की टीम को धन्यवाद देना चाहती हूँ मुझे यहाँ इनवाइट करने के लिए। एंड स्पेशली थैंक्स टू डॉक्टर MK सानी सर फॉर दिस अपॉर्चुनिटी। लेट मी शेयर माय स्क्रीन फर्स्ट। आई होप दिस इज विजिबल। यस मैम, इट्स विजिबल। ओके, सो आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज रिलेटेड टू स्किन, त्वचा रोग व होम्योपैथी। बेसिकली होम्योपैथी से रिलेटेड है, इंडिविजुअलाइजेशन से रिलेटेड है, एक व्यक्ति केंद्रित विश्लेषण केसेस का जो हम करते हैं होम्योपैथी में। वही मैं केसेस के थ्रू आप सभी को दर्शाना चाहूंगी। सबसे पहले होम्योपैथी। होम्योपैथी आप सभी को पता है कि मॉडर्न मेडिसिन से बहुत ही डिफरेंट है। एंड जो होम्योपैथिक व्यू जो त्वचा रोग हैं या स्किन डिजीजेस हैं, उनको लेकर होम्योपैथिक व्यू क्या है कि स्किन डिजीजेस जो हैं दे आर नॉट, दे आर द आउटवर्ड एक्सप्रेशन ऑफ व्हाट इज गोइंग ऑन इनसाइड। मतलब कि जो हमें बाहर त्वचा पे दिख रहा है वो एक बीमारी जो है बेसिकली अंदर है। इट इज द ओनली द आउटवर्ड एक्सप्रेशन, जो भी हमारी इंटरनल ऑर्गन्स में जो भी गड़बड़ चल रही है उसका। देन इट इज अ रिफ्लेक्शन ऑफ इंटरनल डिस्क्रेसिया और डिसहार्मनी, डिजीज्ड वाइटल फोर्स। जो वाइटल फोर्स की थ्योरी है, कहीं ना कहीं वाइटल फोर्स जो है उसकी डिसहार्मनी हो जाती है, वो डिजीज्ड हो जाता है, इम्बैलेंस हो जाता है, जिसकी वजह से जो आपके इंटरनल ऑर्गन्स हैं वो आपकी त्वचा पे रिफ्लेक्शन देते हैं थ्रू दीज स्किन डिसऑर्डर्स। स्किन, इट इज द लार्जेस्ट ऑर्गन, हमें पता है। इट सर्व्स एज अ मिरर which reflects the condition of the various internal vital organs। तो internally जो भी डिजीज चल रही होती है, वेदर जो इंटरनल ऑर्गन्स हैं, वाइटल ऑर्गन्स हैं, वो कहीं ना कहीं कहीं भी डिसहार्मनी जहाँ पे होगी तो वो कहीं ना कहीं आपकी स्किन पर रिफ्लेक्ट कर सकते हैं। तो स्किन एज अ मिरर काम करती है। Skin diseases are not simple skin problems, but they are the results of underlying internal disorder. They are the dynamic disease, जैसे कि बाकी diseases होती हैं, whether it is related to liver, whether it is related to kidney, जो other organs से related जो भी dynamic diseases हैं, उसी की तरह skin diseases भी dynamic diseases हैं that appear on the surface of the body, जो कि स्किन पर हमें बस दिखाई देती हैं। बट जो कॉज है स्किन डिजीजेस का दैट इज ऑलवेज इंटरनल। द कॉज इज विद इन द बॉडी, विद इन द इंटरनल ऑर्गन्स। लोकल मैलेडीज, लोकल मैलेडीज स्किन डिजीजेस को बेसिकली लोकल मैलेडीज
बोल सकते हैं हम, बिकॉज वो हमें आउटवर्डली दिखाई दे रही हैं, बट नो डिजीज, नो स्किन डिजीज कैन बी लोकल. They are the outward expression of the inward and spiritual vital force. ट्रीटमेंट की जहां हम बात करते हैं तो द पेशेंट विद स्किन डिजीज इज टू बी ट्रीटेड एज अ होल, नॉट ओनली फॉर द स्किन लेशंस और पार्ट्स, ऑर्गन्स और सिस्टम. जैसे कि हम बाकी डिजीजेस के बारे में बात करते हैं कि हम डिजीज वाइज ट्रीटमेंट नहीं करते हैं, ऐसे ही स्किन प्रॉब्लम्स में भी जो पेशेंट है उसको इन होम्योपैथिक, अकॉर्डिंग टू होम्योपैथिक फिलोसफी, हमें एज अ होल ही ट्रीट करना है. स्किन डिजीजेस के नाम से या उसके किस पार्ट पर है, क्या डिजीज का डायग्नोसिस है, सिर्फ उसके बेसिस पे आर नॉट we are not going to treat like that. स्किन डिजीजेस के केसेस में भी कॉन्स्टिट्यूशनल ट्रीटमेंट या फिर एंटीमास्मेटिक ट्रीटमेंट जो है वही आपको क्योर दे सकता है. इट इज द ओनली वे ऑफ रेडिकल क्योर. Any attempt to alter this expression artificially is necessarily an act of dishonesty. सो अगर हम कोई भी, जब भी हम ऑइंटमेंट्स लगाकर कोई भी पैलिएटिव ट्रीटमेंट करते हैं या कोई भी स्टेरॉइडल ट्रीटमेंट दे देते हैं, तो उनसे अगर हम ये स्किन एक्सप्रेशंस को ख़त्म कर रहे हैं बाय देयर एप्लीकेशन, तो वो हम गलत कर रहे हैं. इट विल वर्सन द डिजीज. या तो हम इस तरह के ऑइंटमेंट्स या जो भी पैलिएटिव ट्रीटमेंट देकर या तो हम डिजीज को पैलिएट कर देंगे या फिर हम उसको सप्रेस कर देंगे, एंड इट कैन कॉज सम अदर more severe disease. Now the homeopathic case taking. Homeopathic case taking is basically a process through which we get to know our patient and their sickness as a whole in every aspect, so that we can treat our patient in a very rational and judicious way. होम्योपैथिक केस टेकिंग का बेसिकली एम क्या होता है? वी नीड, द एम इज टू इंडिविजुअलाइज. We need to know the common symptoms of the disease so that we can make pathological diagnosis. But we need to know the uncommon, peculiar, characteristic symptoms of the patient for therapeutic diagnosis. सो हमें डिजीज डायग्नोसिस तो कॉमन सिम्टम्स से मिल जाएगा, बट थेरेप्यूटिक डायग्नोसिस या होम्योपैथिक मेडिसिन जो सिमिलर मेडिसिन है उसको सर्च करने के लिए वी नीड टू नो द स्पेसिफिक इंडिविजुअलाइज्ड सिम्टम्स ऑफ द पेशेंट, जो कि अनकॉमन हो सकते हैं, विच कैन बी पिक्यूलियर, विच कैन बी द कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम्स ऑफ द पेशेंट, विच कैन लीड टू फाइंड आउट द मोस्ट सिमिलर रेमेडी जिससे हम डिजीज, जो स्किन डिजीज है उसको क्योर कर सके. सो ये सिम्टम्स हमें कहाँ से मिलेंगे? वी हैव टू इंक्वायर अबाउट द पैथोलॉजिकल साइंस एंड सिम्टम्स. अलोंग विद दैट वी हैव टू इंक्वायर अबाउट द फिजिकल, मेंटल, इमोशनल, सोशल स्टेट ऑफ द पेशेंट. इस तरह की जब भी हम क्वेश्चंस पूछते हैं कि आपकी प्यास कैसी है, आपकी नींद कैसी है, आपको ड्रीम्स कैसे आते हैं, आपको पसीना कैसे रहता है, किस पार्ट पे आता है, आप सोते कौन सी पोजीशन में हैं, जो कि हमें पेशेंट को इंडिविजुअलाइज करने में हेल्प करते हैं. तो ये जो क्वेश्चंस हैं, समटाइम्स पेशेंट को लगता है कि मतलब इट सीम्स टू बी वेरी स्ट्रेंज, वियर्ड, यूनिक, समटाइम्स इंटरेस्टिंग टू द पेशेंट. बट हमें पेशेंट को ये समझाना जरूरी है कि हम वो पूछ क्यों रहे, बिकॉज होम्योपैथी इज डिफरेंट फ्रॉम मॉडर्न मेडिसिन, जो कि एक सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट देती है, और हम एक सिम्टोमेटोलॉजिकल ट्रीटमेंट देते हैं जिसमें वी नीड टू नो द पेशेंट एज अ होल. तो दिस इज बेसिकली इन जो ये क्वेश्चंस हैं, ये पेशेंट को इंडिविजुअलाइज करने के लिए बहुत ज़रूरी है. एंड अफोरिज्म 82 में डॉक्टर हेनीमैन ने बोला भी है कि नो रियल क्योर कैन टेक प्लेस विदाउट अ स्ट्रिक्ट पर्टिकुलर ट्रीटमेंट ऑफ ईच केस ऑफ द डिसीज. सो ये पर्टिकुलर ट्रीटमेंट बेसिकली क्या है? दैट इज द इंडिविजुअलाइज ट्रीटमेंट. ये डिजीज नेम के अकॉर्डिंग नहीं है, ये पेशेंट टू पेशेंट डिफर करता है. सो उसके लिए हमें अपने पेशेंट से हर जो केस टेकिंग है, एक
डीपली केस टेकिंग करनी होती है, जिससे हम पेशेंट को इंडिविजुअलाइज कर सके। एंड इंडिविजुअलाइजेशन से बेसिकली वी कुड डिफरेंशिएट आवर पेशेंट फ्रॉम another patient who is suffering from the same skin condition by the exclusive features in order to find out the similar. कॉमन सिम्टम्स आपको हर एक डिजीज में मिलेंगे। स्किन डिजीज अगर पेशेंट एक्जिमा लेकर आ रहा है तो उसके सिम्टम्स जो है, इचिंग है, ड्राइनेस है या एक्सुडेटिव है, वो सब आपको कॉमनली मिलेगा। बट वो हमें कुछ ऐसे सिम्टम्स, उनकी मोडालिटीज, उनके मेंटल जनरल्स, उनके फिजिकल जनरल्स या कोई ऐसे साइंस जो कि वो शो कर रहे हैं, जो उसको एक दो एक्जिमा पेशेंट्स को डिफरेंशिएट करता है। हमें ऐसे एक्सक्लूसिव फीचर्स फाइंड आउट करने हैं अपने पेशेंट्स में, सो दैट हम पेशेंट को इंडिविजुअलाइज कर सकें और उन यूनिक, अनकॉमन, पेक्यूलियर सिम्टम्स, कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम्स के बेसिस पे पेशेंट को डिफरेंशिएट कर सके, ताकि उसकी इंडिविजुअलाइजेशन के थ्रू हम उनकी मेडिसिन तक पहुंच सके जो कि उसकी डिजीज को क्योर कर सके। सो बेसिकली वी फॉलो दिस प्रोसेस इन ईच एंड एवरी केस, एवरी स्किन केस। क्योर की जब हम बात करें, रियल क्योर, सो रियल क्योर इट सीम्स वेरी सिंपल एट फर्स्ट, लाइक सिम्टम्स चले गए, स्किन सिम्टम्स चले गए, दैट मीन्स रियल क्योर हो गया। बट द रियल क्योर इज मच डीपर फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ organon. Cure means the change made by the most similar remedy not only eradicate the symptoms which the patient presents, but the effect will reach to the core of the patient. And it will, the body's own healing energy will strengthen and balancing it. सो क्योर से पेशेंट एज अ होल रिकवर करता है। समटाइम्स पेशेंट, आप मेडिसिन देते हैं, पेशेंट जनरली इंप्रूव करता है, बट स्किन कंडीशन सेम रहती है। देन क्या करते हैं हम उस केस में? जनरली पेशेंट इंप्रूव करता है, दैट मीन्स मेडिसिन कहीं ना कहीं काम कर रही है, तो हम वेट करते हैं या हाई पोटेंसी देते हैं। सो एज अ होल हम इम्प्रूवमेंट देखते हैं, ऑब्जर्व करते हैं, उसी के बेसिस पे हम अपनी जो मेडिसिन हैं वो प्रिस्क्राइब करते हैं। सो सिर्फ एक स्पेसिफिक स्किन सिम्टम का डिसअपियर हो जाना, दैट डजंट शो दैट इट इज अ क्योर। वो तो ऑइंटमेंट से भी हो जाता है, मॉडर्न मेडिसिन से भी हो जाता है, बट उसमें क्या है, पेलिएशन होता है, डिजीज वापस आ जाती है। जब तक ऑइंटमेंट लगा रहे हैं तब तक रिलीफ रहता है, देन जैसे ही आपने ऑइंटमेंट बंद किया लगाना, वापस से जो इरप्शंस हैं वो हो जाते हैं। व्हाई? बिकॉज इट इज नॉट क्यूर्ड, इट इज जस्ट अ पेलिएशन। सो स्पेसिफिक सिम्टम्स का डिसअपियर हो जाना क्योर नहीं है, बट पेशेंट का मेंटली, फिजिकली, स्पिरिचुअली, इमोशनली हेल्दी होना, उसकी हेल्थ को रीस्टोर होना, दैट इज टू द नेचुरल स्टेट, दैट इज रियल क्योर। एंड होम्योपैथी ये करने में सक्षम है। दिस इज द ब्यूटी ऑफ होम्योपैथी। अफोरिज्म 153 में डॉक्टर हेनीमैन ने होम्योपैथिक स्पेसिफिक मेडिसिन की बात की है। सो व्हाट इज होम्योपैथिक स्पेसिफिक मेडिसिन? दिस इज नॉट specific to the disease, but the specific medicines for every specific individual. It is not specific to the disease condition कि eczema के लिए ये medicine, psoriasis के लिए ये medicine. This is not specific to disease diagnosis, but to the patient as a whole. So to find out this homeopathic specific remedy, we need to find out the more striking, singular, uncommon, peculiar, characteristic signs and symptoms of the case, which are chiefly solely to be kept in view. जितने भी जनरल सिम्टम्स होंगे, जितने भी अनडिफाइंड सिम्टम्स होंगे, दे डिमांड्स बट लीस्ट अटेंशन. Common symptoms are basically required to make the diagnosis.
they are present in every disease, they are present in every drug. So individualization के लिए, for finding out the similar remedy, homeopathic specific remedy निकालने के लिए, basically we need the peculiar symptoms of the individual. अब ये peculiar symptoms हमें मिलेंगे कहाँ? Basically they are hidden in the minute details of the case history. That is why every physician need, homeopathic physicians especially, need those skills to find out those uncommon, peculiar, characteristic symptoms of the case. That is why homeopathy is an art, not a mechanical process. कि आपने लंबी चौड़ी केस टेकिंग कर ली, बट उसमें अगर आपको अनकॉमन, पिक्यूलियर कुछ भी नहीं मिला, तो इट इज अ वेस्ट ऑफ टाइम. Selection of similimum depends upon totality of the symptoms. Now, in homeopathy, we don't give symptomatic treatment. We don't give some medicine on the basis of one symptom or on the basis of disease diagnosis. But in homeopathy, we give symptomatological treatment on the basis of totality of the symptoms, which is not quantitative, but it is qualitative. It is the aggregate of all the characteristic symptoms, which is arranged in a philosophical way. And that totality should represent the individual, the portrait of disease as a whole. तो हमें जो भी हम symptoms collect करेंगे, उसकी वो totality जो है, it should be a reflection of the whole of the patient. Aphorism 7. Aphorism 7 में Dr. Henneman ने बोला है, now as in a disease from which no manifest exciting or maintaining cause, that is causa occasionalis, has to be removed, we can perceive nothing but the morbid symptoms. अब एक्साइटिंग और मेंटेनिंग कॉजेज, बहुत सारे केसेस ऐसे होते हैं जिसमें आपको पेशेंट कोई बीमारी लेकर आया है एंड कोई एलर्जी है लाइक, तो कोई एक्साइटिंग, फर्स्ट हमें क्या करना है, अगर हमें प्योर पिक्चर डिजीज की चाहिए तो फर्स्ट वी हैव टू फाइंड आउट विच कुड बी द एक्साइटिंग और मेंटेनिंग कॉज इन दैट सिनेरियो. अगर हमें वहां कोई भी एक्साइटिंग कॉज या मेंटेनिंग कॉज मिल जाता है जिसकी वजह से वो प्रॉब्लम हो रही है, और जैसे ही हम उसको रिमूव करें वो प्रॉब्लम ठीक हो जाए, तो हमें वी नीड जस्ट द मैनेजमेंट ऑफ डिजीज. वहां पे हमें कोई मेडिसिन की जरूरत ही नहीं पड़ेगी. बट वो एक्साइटिंग और मेंटेनिंग कॉज रिमूव करने के बाद भी अगर कोई सिम्टम्स बचते हैं, दैट इज द प्योर पिक्चर ऑफ द डिजीज विच नीड मेडिसिन. And this picture which points to the remedy suited to relieve it, that is the totality of the picture, that is the totality of the symptoms, the outwardly reflected picture of the internal essence of the disease, that is of the affection of vital force, that is the true chronic disease. And in that case, the disease, the symptoms, that is the only, the totality of the symptoms is the only thing that can determine the choice of the most appropriate remedy. And thus, in a word, the totality of symptoms must be the principles. So our first aim is to remove the exciting or maintaining cause if they are existing. उसके बाद we need to see कि क्या सिम्टम्स बचते हैं और उनकी जो भी एक्सक्लूसिव फीचर्स होंगे उसमें क्या इंडिविजुअलाइज करके हमें क्या मिल रहा है, क्या टोटलिटी बन रही है. ऑन द बेसिस ऑफ दोज सिम्टम्स वी कुड प्रिस्क्राइब द मोस्ट सिमिलर रेमेडी. टोटलिटी ऑफ सिम्टम्स फॉर्म करने के लिए इन द स्किन केसेस वी कैन सी द लोकेशन ऑफ द स्किन डिजीज, कहाँ पर है, लोकेशन क्या है, उसकी मॉर्फोलॉजी क्या है, how they are, how the skin symptoms are presenting themselves, then the physical characteristic
of the patient, then the mental emotional characteristics of the patient. All these symptoms, all the unique features hidden in these totality or in these characteristics will make the totality of the symptoms. अगर हम external application की बात करें तो it may seem as if cure process of a local disease could be accelerated with correctly chosen homeopathic remedy internally as well as externally selected on the basis of totality of the symptoms. अगर हमने कोई मेडिसिन सिलेक्ट की है तो हमें अगर हम एक्सटर्नली उसको अप्लाई करते हैं तो ऐसा एक बार को लग सकता है कि वो बहुत रैपिडली काम कर रही है और आपको केसेस में एक रैपिड इम्प्रूवमेंट देखने के लिए मिल सकती है बट that should be avoided because it is neither beneficial in acute disease or in chronic disease or in the long standing diseases to use remedy externally as a local application to the disease part, even if the medicines were specific and curative in that form. So Dr. Henneman ने external application को totally condemned किया है, even if it is giving you a rapid improvement in the cases. क्यों? According to Dr. Henneman, the external applications are entirely objectionable treatment बिकॉज उससे क्या होता है कि आपको लगता है आपको बेसिकली अगर एक्सटर्नली हम मेडिसिन अप्लाई करते हैं तो देयर कुड बी प्री मेच्योर डिसअपियरेंस ऑफ लोकल सिम्टम्स वहां पे हमें रेट्रोग्रेड चेंज देखने के लिए मिल सकता है एंड ये हमारे लिए थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है कि डिजीज जो है वो प्रॉपरली खत्म हो गई है या नहीं जो असेसमेंट हम इट विल बी अ डिफिकल्ट असेसमेंट ऑफ डिजीज being totally exterminated. So we should avoid the external treatment, internal treatment देकर ही we can see कि improvement हो रही है या नहीं. We can use these external treatment with few exceptions only in the cases where administration of the medicine is difficult by mouth. जहाँ पे हम मेडिसिन जो है वो पेशेंट अनकॉन्शियस है या वो इंटरनली मेडिसिन नहीं ले सकता उन केसेस में वी कैन गिव एक्सटर्नल ट्रीटमेंट या फिर ऑल्फेक्शन और इनहेलेशन के थ्रू भी हम मेडिसिन दे सकते हैं विच कुड बी मोर एफिकेशियस इन सच केसेस. Now let's discuss some of my cases. This is the first case of psoriasis. एक 7 साल का बच्चा अपनी मदर के साथ मेरे पास आया इन अक्टूबर 2024 एंड यू कैन सी इन द पिक्चर्स कि उसको पूरी होल बॉडी वाज अफेक्टेड विद सोरियाटिक इरप्शंस विद अ लॉट ऑफ स्केलिंग. जहाँ भी बैठ रहा था वहाँ पे पूरे स्केल्स जो पेशेंट स्टूल है पूरा स्केल से भर जा रहा था इतनी ज्यादा स्केलिंग थी विद ईचिंग एंड ऑन विच एग्रोवेट जो इचिंग है वो बहुत ज्यादा एग्रोवेट होती थी एट नाइट एंड आफ्टर ब्रीदिंग एग्रोवेशन था बट उसको कोल्ड एयर से बहुत आराम मिल रहा था मतलब ही वॉन्ट्स द एसी टू बी टर्न्ड ऑन. उसको चाहिए था कि ठंडा है तब भी उसको एसी चाहिए तो ही इज फीलिंग बेटर in cold air, cold environment. He was on allopathic treatment since April 2024 without any relief. तो ये एलोपैथिक ट्रीटमेंट ले रहे थे उसके बाद भी यू कैन सी द कंडीशन ऑफ द स्किन. पूरी स्किन जो है वो सोरियाटिक इरप्शन से भरी हुई थी इवन आफ्टर एलोपैथिक ट्रीटमेंट. The associated complaints में there is on further inquiry we found these associated symptoms. There is dribbling of saliva during sleep. बच्चा को जो है मल्टीपल जॉइंट्स में भी वो पेन कहीं कहीं बता रहा था एंड ऑन एग्जामिनेशन जो नेल्स थे उसके बहुत ही ब्रिटल थे बहुत जल्दी टूट जाते थे. In physical generals, appetite was extreme. He cannot tolerate hunger.
यूरिन जो था, यूरिन भी उसको सिस्टाइटिस की भी प्रॉब्लम थी, फ्रीक्वेंट यूरिनेशन अर्जिंग थी यूरिन के लिए, विच ही इज पासिंग इन ड्रॉप्स. The urine was yellow in color. He has to strain for passing urine, and there was no pain, but the urine was offensive. थर्स्ट भी उसकी बहुत ज्यादा एक्सट्रीम थी, उसको बहुत लार्ज क्वांटिटी में पानी चाहिए था, बार बार चाहिए था, तो थर्स्ट अकॉर्डिंग टू हर मदर वो बार बार पानी डिमांड करता था. एंड देयर इज ड्राइनेस ऑफ माउथ. Desire में he had desire for sweets, indigestible things like rubber, paper, pica, indigestible things की उसको desire थी. The patient was hot in thermals, and perspiration was increased over scalp. स्टूल भी उसको 4-5 बारी दिन में जाता था, जैसे ही कुछ खाता था तो उसको थोड़ी देर में मोशन के लिए जाना पड़ता था. एंड ही हैज टू रश टू द क्लोजेट इन मॉर्निंग में भी उसको जैसे ही उठता था तो उसे मोशन के लिए भागना पड़ता था. तो दीज आर द फिजिकल जनरल्स ऑफ द पेशेंट. इन मेंटल जनरल्स, ही हैज अवर्जन टू बाथिंग. नहाना उसको बिल्कुल पसंद नहीं था. स्किन की कंडीशन ऐसी थी, नहाना बिल्कुल पसंद नहीं था. ही हैज अ फियर ऑफ डार्क. ही हैज अ फियर ऑफ इंजेक्शंस. गुस्सा बहुत ज्यादा था बच्चे में. ही हैज इरिटेबल टेम्परामेंट ऑन स्लाइटेस्ट ट्रिफल्स. ही थ्रोज थिंग्स इन एंगर. चीजें फेंक देता था, मदर को मार दिया, तो इस तरह की टेंडेंसी थी. एंड ही टॉक्स इन स्लीप. उसकी मदर ने बताया कि चीजें भूल जाता है. ही हैज अ वीक मेमोरी. So these are the mental generals of the case. So totality जो बनी वो कुछ इस तरह से थी. Psoriasis over the whole body, extreme appetite, intolerable hunger, urine frequent urging in drops and offensive urine, thirst extreme with dryness of mouth, desire for sweets, thermals hot, perspiration increased more over scalp, stool was 4 to 5 times, has to rush to the closet in the morning, irritable, anger, aggravation, contradiction, toxin, sleep, forgetful, weak memory, and aversion to bathing. On the basis of this totality, I repertorized the case, and this is the whole repertorization. I took all these symptoms, and these are the medicines which comes up. So sulfur was the first remedy, first highest grade remedy which comes up after repertorization. And as you can see कि patient जो है वो बहुत नहाना बिल्कुल पसंद नहीं है, desire for sweets है, thermals hot है, intolerable hunger है, extreme hunger है. So on the basis of these totality, I thought sulfur जो आ रही है that would be most suitable remedy for him. He has taken a lot of allopathic treatment, so I chose sulfur in this case. At first, I gave sulfur 30, one dose to him, and on this another follow-up, there was no relief in anything. In fact, जो उसकी itching थी और scaling थी, वो भी increase हो गई थी. So I re-evaluate the case. In On observation, I saw that there is a उसकी मदर ने बताया कि इसकी जो नाक है वो रात को बंद हो जाती है. So and I also I observed the fan-like motion of the ala nasal. On further questioning, उसके और मेंटल स्फेयर में जाने पर पता चला कि जो बच्चा है वो बहुत ही जिद्दी है. He was headstrong. गुस्सा तो ऑलरेडी वो बहुत करता ही था, वापस से मदर को भी मार देना, चीजें फेंक देना, अपनी बातें मनवाना, दैट डोमिनेशन वाज देयर. बट इन फ्रंट ऑफ मी वो बहुत ही शाय था, बहुत ही टिमिड था. लेकिन अपने घर में ही वॉज वेरी डोमिनेटिंग टूवर्ड्स हिज पेरेंट्स. So, can I ask what is the remedy for fan-like motion of LNSI? There are 3 remedies. Can you name them? Anybody? You can write in the chat box. Fan-like motion of LNSI. And can you suggest any remedy for this case on the basis of these symptoms?
Okay, Lyco. 2 left. Anyone? Any other remedy? There are 3 medicines for fan-like motion of LNSI. चलिए आगे बढ़ते हैं. So on the basis of this re-evaluation, पीछे का केस भी अगर हम रिवाइंड करें तो हमें और भी सिम्टम्स एड अप हो गए, जैसे कि ब्लॉक नोज, एग्रवेशन नाइट, fan like motion of the LNSI, which is very prominent, and headstrong बच्चा है, angry है, but सिर्फ अपने घर वालों या अपने जो क्लोज वंस हैं उनके साथ. बट अदरवाइज बाहर ही इज वेरी शाय, ही इज वेरी ओबीडियंट और टिमिड पेशेंट. नाउ अगर हम पीछे जाएं अपने टोटालिटी पर, सो देयर इज psoriasis, extreme hunger, can't tolerate hunger, desire for sweets, patient was hot. The next remedy was sulfur के बाद it's Lyco, right? And we have a cycle, sulfur, calcarea, Lyco. So the next remedy I chose on the basis of these symptoms and that cycle. I skipped calcarea because it is not suited. Calcarea is a chilly patient, so I thought of dropping that remedy and I chose Lyco in this case. And the next prescription was Lycopodium 200 1 dose. 200 potency I chose because it is more towards the mental sphere of the patient. पेशेंट की जो मेंटल स्टेट थी वो लाइको से बहुत मैच हो रही थी. डेफिनेटली फिजिकल्स भी हो रहे थे बट मेंटल भी हो रहे थे. तो आई चोज Lycopodium 200 1 dose. After 20 days and the next follow-up, itching was relieved a little, but scaling increased. स्टूल में भी इम्प्रूवमेंट आई थी 4 to 5 टाइम्स से इट reduced to 2 to 3 times, and urinary complaints भी जो उसकी थी that got a little better. So I chose higher potency of Lycopodium 1m in the next follow-up, and I gave 1 dose of Lycopodium 1m. And I repeated this remedy, Lycopodium 1m 2 or 3 times on the monthly basis, and you can see the results. And touch wood with Lycopodium 1m, वो पेशेंट मेरे पास अक्टूबर में आया था एंड उसको विंटर्स में, एज यू नो कि सोरियासिस विंटर्स में बहुत ज्यादा एग्रोवेट होता है, बट उसको बिल्कुल भी एग्रोवेशन नहीं हुई with Lycopodium, and it is till today he is doing very well. There is no recurrence of this psoriasis. There is not एक single eruption भी उसको वापस नहीं आया. And this is the beauty of homeopathy. We have given Lycopodium 1m 2 or 3 doses on monthly basis. उसके बाद मुझे Lycopodium भी देने की जरूरत नहीं पड़ी, and he is doing very well. Let's move to the next case. You can see the picture, and this is the case of papilloma breast, a female patient, housewife, aged 30 years. She came to me. She's obese, and she came to me with this outgrowth on her left breast. You can see it is a wart-like eruption. As you can see, the morphology, location, I told you that this makes the totality. आपको ध्यान देना है कि लोकेशन क्या है, उस दिखने में कैसा है, सेंसेशन क्या है, मोडालिटीज क्या है, physical generals, mental generals, all you have to consider while treating a case. So location was the left breast. In the description, you can see it is a wart-like growth, fluid-filled, pea-sized, hanging with a stalk.
pedunculated. Sensation there was, because वो ऐसे स्टॉक की तरह लटक रहा था, there was little pain, it was painful. On the basis of these symptoms, I repertorize it, and on repertorization, these are the medicine which came, like Dalka, Mara, nitric acid, causticum, nitric acid in first grade are the first grade remedies, which are covering all the symptoms. Thuja is covering all the symptoms. There is one unique thing about this patient. ये मेरी बहुत पुरानी पेशेंट थी when I was practicing in a charitable. तो यहाँ क्या होता था कि पेशेंट जो पेशेंट थी मेरी, बिफोर दिस वॉट लाइक स्ट्रक्चर हैपन्स, इससे पहले वो मेरे पास बहुत बारी आई, एंड शी वॉज वेरी एंशियस अबाउट हर हेल्थ. वो मेरे पास बहुत बार लास्ट 2 साल से वो मेरे पास आ रही थी, just to check if there is any lump in her breast. Actually, the history is कि ये जो पेशेंट थी मेरी, इनकी जो फ्रेंड थी, इनको कभी ब्रेस्ट कैंसर रहा होगा, एंड उनकी फ्रेंड की ये कंडीशन सुन के शी वॉज वेरी अफ्रेड ऑफ इट. ही हैज दैट फियर कि मुझे कुछ ना हो जाए, मेरी ब्रेस्ट में तो कुछ नहीं है. तो वो मेरे पास, शी कीप्स कमिंग टू मी फॉर द पास्ट 2 years. हर 6 महीने में, 5-6 महीने में वापस आ जाती थी कि मैम प्लीज एक बार आप मेरी ब्रेस्ट चेक कर लेंगे, कहीं कोई लंप तो नहीं है. तो ऐसा बहुत बारी हुआ. उसके बाद शी आस्क्ड मी टू प्लीज, आप मुझे मेमोग्राफी एडवाइस कर दीजिए, क्योंकि मुझे मतलब उनके माइंड में वो डाउट बैठा हुआ था कि मुझे तो नहीं हो जाएगा, मुझे तो नहीं हो जाएगा. तो मैंने मेमोग्राफी भी उनको एडवाइस कर दी, वो भी बिल्कुल नॉर्मल आई. बट उनकी जो एंजाइटी थी वो रिगार्डिंग दिस बिल्कुल कम नहीं हुई. आफ्टर दैट, कुछ टाइम बाद वो मेरे पास आई, एंड शी वॉज प्रेजेंटिंग विद दिस वॉट लाइक स्ट्रक्चर. सो सी हमारा माइंड किस तरह से काम करता है. सो दैट वॉज अ कॉन्स्टेंट फियर, समथिंग इज देयर इन द ब्रेस्ट. एंड आफ्टर अ लॉन्ग टाइम, आफ्टर 2 years 3 years, उनको ये जो वॉट है वो आ गया. ऑन द बेसिस ऑफ दैट हिस्ट्री जो कि मुझे ही पता थी, तो आई टुक दिस रूब्रिक एंजाइटी हेल्थ अबाउट. और इसमें जो रेमेडी कॉमन आ रही थी पिछली रिपर्टराइजेशन में, दैट वाज नाइट्रिक एसिड. सो ऑन द बेसिस ऑफ दिस आई प्रिस्क्राइब नाइट्रिक एसिड 30 टू हर, एंड on repertorization, pedunculated wart, large, painful, soft, and anxiety health about. The highest grade remedy was nitric acid. I prescribed her nitric acid, and you can see in 15 days the results of nitric acid 30. On day 1 it is like that, on day 3 it got shrinked, डे 7 पर बिल्कुल श्रिंक हो गया, देयर वाज नो पेन, फ्लूइड नहीं था, बिल्कुल लटक गया, एंड 15 डे पर इट वाज टोटली disappeared, as you can see in the picture. Now the next case, this is a case, one more case of psoriasis. This is a male patient, you can see, 52 years old male patient who came to me in March 2021 with a complaint of severely dry, cracked skin of hands and soles since 1 year. यूजुअली क्या कर रहे थे वो, ऑइंटमेंट सोफ्रामाइसिन लगा रहे थे ऑन एंड ऑफ विदाउट एनी रिलीफ. लगाते थे, ठीक हो जाता था, वापस से आ जाता था. एंड यू कैन सी द कंडीशन ऑफ उनके पैरों की, हाथों की. जस्ट अ सेकेंड. सो यू कैन सी द कंडीशन कि कितने गंदे, इफ यू सी, कितने गंदे पैर हो रखे हैं. और वो मिट्टी में ऐसे ही घूम रहे थे. जब वो मेरे पास आए तो मैंने उन्हें पूछा कि आप ये वॉश नहीं करते हो, इतने गंदे हो रखे हैं. तो ये कह रही ठीक है, अब मिट्टी में घूमने का काम है, कोई बात नहीं, ये हो जाता है. मतलब ही इज लाइक, उनको कोई टेंशन ही नहीं थी कि गंदा है तो मैं साफ रखूं. नो. सो देयर इज itching, and the patient had tendency to pick
the skin constantly. So this is the condition basically. Now the patient, in the physical generals, patient has a strong desire for sweets. He has aversion to tea. Tongue was found to be coated white, and thermally the patient was hot. Snoring was also present, and the patient was irritable. He was lazy, talkative. The patient has an aversion to being washed. पैर धोना ही नहीं है. So this is the totality. Psoriasis, cracked, scaly skin on palms, fingers, and soles, dirty, filthy looking skin, aversion to being washed, itching with pricking, desire for sweets, itching, suppressed with use of ointments. Can you guess the remedy? Anyone? उनकी स्किन की कंडीशन को देखते ही क्या रेमेडी आपको लगती है? कैन यू प्लीज गेस? So you're right. Yes, sulfur. And I prescribed him sulfur. On repatriation, the highest grade remedy was found to be sulfur. He is a sulfur patient, and sulfur 30 was given TDS for 3 days. And after frequent repetition, you can see the changes. This is with sulfur 30. Now, this is a next case, Meibomian cyst. बेसिकली जो चेलिजियन है, आप देख सकते हैं पेशेंट को मल्टीपल चेलिजियन का केस है. द पेशेंट वाज 38 years old, who is tall, fair complexion, dark haired, consulted me in January 2020 for these chelizion, which is painless, hard, nodular swelling, bilaterally present on upper and lower eyelids since 1 year. Patient has undergone surgery multiple times. और ये जो कंडीशन है बेसिकली इसमें मॉडर्न मेडिसिन में इंट्रालेजनल कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स इंजेक्शंस या इंसिजन के अलावा कोई ट्रीटमेंट नहीं है. एंड उस सर्जिकल जो इंसिजन है या स्टेरॉइडल इंजेक्शंस का बेसिकली साइड इफेक्ट ये है कि वो जो मेबोबियन ग्लैंड्स हैं उसको परमानेंटली डैमेज कर देता है, और उसकी वजह से पेशेंट को हमेशा के लिए ड्राई आईज या फिर ऑक्यूलर इरिटेशन जो है वो परसिस्ट कर सकती है. बट होम्योपैथी इज बेसिकली बियॉन्ड दैट एंड देयर इज नो साइड इफेक्ट्स. और हमने ये केस शुरू किया. पेशेंट की जो पास्ट हिस्ट्री है, ही वाज डायग्नोज्ड विद लेफ्ट साइडेड रीनल स्टोन्स फॉर व्हिच ही टुक ट्रीटमेंट, होम्योपैथिक ट्रीटमेंट इन द पास्ट. ब्लड शुगर लेवल्स भी चेक कराए गए क्योंकि बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंटली ये चेलिजियन बार बार बन रहे थे, तो टू सी वेदर ब्लड शुगर लेवल्स नॉर्मल है या नहीं, तो वो चेकअप कराया विच इज फाउंड टू बी इन नॉर्मल लिमिट्स. देन फिजिकल जनरल्स में हमें बहुत ज़्यादा पिक्यूलियर कुछ नहीं मिला, एंड बट द पेशेंट वाज इरिटेबल. छोटी छोटी चीज़ें उनको ऑफेंड कर रही थी. ही वाज लिटिल quarrelsome and he likes to travel. He likes traveling a lot. He went to different places alone. He can travel alone. On the basis of this, the totality was painless, hard nodular swelling, bilaterally present over upper and lower eyelid, which is recurrent in nature. The patient was quarrelsome, desired to travel, and recurrent styes या recurrent chelizion के लिए we have a wonderful remedy in homeopathy, that is Staphysagria. And I gave Staphysagria 200 to him, single dose, followed by Rubramed 30, 3 times a day for 15 days. This took me a lot of time in treating him. Now he's totally free with this these chelizion. उनको बीच में हमने स्टाफ 200 से स्टार्ट किया था. We went up to 1M 10M तक हम मेडिसिन स्टाफ हमने इनको प्रेस्क्राइब की. एंड आफ्टर दैट, आफ्टर अ लॉट ऑफ स्ट्रगल, क्योंकि बार बार रिकरेंट भी हो रहे थे, बट उसकी जो फ्रीक्वेंसी थी
This is one more case, atopic dermatitis. ये 5-6 months का बच्चा मेरे पास आया, मेरी मेट का बच्चा था, and she came to me with this condition. In January 2020, you can see the condition of the patient. Now, just by seeing, these are the moist skin eruption you can see. There is copious serous exudation. There is thick leather-like crust under which thick and white pus collects here and there. Hairs you can see they are glued, mated together. The discharge was very offensive, and these eruptions came up after vaccination. So anybody with the remedy with this description? See, every case is very unique. ऐसा जरूरी नहीं है कि आपको हर एक पेशेंट में, जो कि स्किन पेशेंट है, आपको हर एक केस में सब कुछ मिल जाए। कभी कभी हमें सिंगल सिम्टम इतना पिक्यूलियर मिल जाता है कि उसके बेसिस पे हम प्रिस्क्राइब करते हैं। कभी ऐसा रूब्रिक मिल जाता है जिसमें सिंगल रेमेडी होती है, हम उसके बेसिस पे प्रिस्क्राइब करते हैं और हमें बहुत अच्छे रिजल्ट मिलते हैं। कभी कभी हमें पूरी केस टेकिंग, थॉरली केस टेकिंग करनी पड़ती है और उसके बेसिस पे टोटलिटी निकाल के हमें मेडिसिन मिलती है। सो हम सिर्फ एक ही तरीके से केसेस ठीक नहीं कर सकते। इन ओपीडी हमें हर तरीके से अपने केस को, मतलब बेसिकली पेशेंट हमें क्या दे रहा है उससे हमें मेडिसिन निकालनी पड़ती है। तो हम एक ही तरीके से नहीं चल सकते। कभी हमें सिंगल सिम्टम पे देनी पड़ती है, कभी हम सिर्फ स्किन कंडीशन को देख के उसकी क्या प्रेजेंटेशन है उसके बेसिस पे प्रिस्क्राइब कर देते हैं, तो हमें बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं। कभी हमें एक मेंटल सिम्टम पेशेंट का ऐसा मिल जाता है जिसके बेसिस पे हम प्रिस्क्राइब कर देते हैं। कभी हमें कोई साइन ऐसा मिल जाता है जिसके बेसिस पे हम मेडिसिन सिलेक्ट करते हैं, एंड दे एक्ट वंडरफुली। सो यस, सो दिस इज बेसिकली अ की नोट प्रिस्क्राइबिंग इस केस में, जो कि बहुत ही प्रोमिनेंट थी, बहुत ही मतलब जो प्रेजेंटेशन थी वो पूरी एक पिक्चर, अगर आपने की नोट्स, एलेंस की नोट्स पढ़ी है तो एक पूरी पिक्चर हमारे सामने आ जाती है विद दीज सिम्टम्स या इसके प्रेजेंटेशन को देख के। एंड यस, द मेडिसिन, तो इसके लिए बेसिकली हमें मटेरिया मेडिका हमारी बहुत स्ट्रॉन्ग होनी या हमें नॉलेज होना बहुत जरूरी है। एंड यस, द मेडिसिन वाज मिजेरियम 30 single dose, and you can see the results just in 5 days with Mesarium 30. Let's move to the next case. This is a case of granuloma annular actinic. 62 years old lady consulted me in Feb 2024, last year, for her skin issues named granuloma annular actinic, which is a form of granulomatous dermatosis, जहाँ पे स्किन का जो इम्यून सिस्टम है दैट वाज डैमेज्ड बाय सन, विच डैमेज द इलास्टिक टिश्यूज, जिसकी वजह से एन्युलर प्लेक या पेप्यूल्स टाइप के इरप्शंस आ जाते हैं जहाँ पे भी सन एक्सपोजर होगा। दैट एरिया बेसिकली अफेक्ट होता है सन एक्सपोजर की वजह से, एंड दिस यूजुअली हैपेंस इन मिडल एज्ड एडल्ट्स। So this is basically granuloma annular actinic. This was diagnosed by a dermatologist जिसके साथ पेशेंट मेरे पास आई, and she was suffering from this since the last 1.5 years. Eruptions basically वहीं थे जहाँ पे उनका एक्सपोजर हो रहा था सन्स। इन मॉडर्न मेडिसिन देर इज नो स्पेसिफिक ट्रीटमेंट। यहाँ पर सिर्फ टॉपिकल ऑइंटमेंट्स लगाने के लिए थे, या फिर आपके इंटा लेजनल कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स, स्टेरॉइडल ट्रीटमेंट दे सकते थे मॉडर्न मेडिसिन में, या फिर आप लेजर करा लीजिए। दिस इज द ओनली थिंग लेफ्ट विद द डर्मेटोलॉजिस्ट। Then this patient came to me with these eruptions, and there was burning. The eruptions were
aggravated by sun exposure. In summers, there was burning, there was redness, aggravation by sunlight. जहां पे भी हीट है वहां पे एग्रोवेशन हो गया. एक्सरसाइज कर रही है, एग्रोवेशन हो गया बिकॉज ऑफ द हीट. स्टोव किचन में काम कर रही है, गर्मी से एग्रोवेट हो गया, बर्निंग स्टार्ट हो गई, रेडनेस स्टार्ट हो गई. सो दिस इज द बेसिक कंडीशन ऑफ द पेशेंट. इन द पास्ट हिस्ट्री उन्होंने लिवर एब्सेस के लिए, एमीबिक लिवर एब्सेस के लिए ऑपरेट कराया था दिसंबर 2023 में. सो इट सजेस्ट दैट देयर वाज गैस्ट्रिक इश्यूज विच वर देयर इन द पास्ट. और अभी भी वो दिसंबर 2023 में कराया था. तो शी इज रिकवरिंग. शी इज अ बीटा थैलेसीमिया माइनर पेशेंट. फिजिकल जनरल्स में यूजुअली बहुत ज्यादा कुछ नहीं मिला, बट देयर वाज डिजायर फॉर सॉल्टी स्पाइसी थिंग्स. स्टूल वाज 3 to 4 times a day, satisfactory. The patient was hot in generals, hot in thermal, sorry. Mental generals में she likes music, she has a fear of, she's claustrophobic, and she has a fear of narrow places or dark places. Totality जो बनी, that was eruption over skin, aggravation in summer, burning, aggravation in sunlight and heat, desire for salty and spicy things. Thermals were hot patient. She has fear of narrow places, likes music. With the totality, this is the repertorization chart. And summer aggravation from exposure to sun eruptions, desire for salt things, patient was hot, desire for spices, tongue white. So basically I chose natramure in this case. I prescribed natramure 200 to this patient and followed up by sacrum lectis 30 TDS. In the follow-up, eruptions were little better. बहुत ज़्यादा हमें amelioration नहीं मिला. And I repeated the medicine in higher potency. Natramure 1 ml, 1 dose, followed by sacrum lectis 30. But with that only, natramure 1 ml से भी हमें वो desired results नहीं मिल रहे थे जो कि चाहिए थे. इरप्शंस फिर भी आ रहे थे, कम जरूर हुए, लेकिन वो जा नहीं रहे थे. देन ऑन री इवेल्युएशन ऑफ द केस, ऑन ऑब्जर्वेशन, उनकी टंग जब चेक की तो it was thickly white coated. Now in this case, with this symptom, tongue coated white, thickly white coated, again if you recall, there is eruptions on exposure of sun. There was amoebic liver abscess, which was operated, so there were gastric issues. All the conditions were aggravated by heat. Stove ki heat ho, exercise heat ho, and the patient cannot bear the heat of sun. Plus, the peculiar truly guided symptom in this case for Entim crude 30 was her thickly white coated tongue. On the basis of this symptom, I prescribed Entim crude 30 to her, BD for next 15 days. And with Entim crude 30, you can see the result. The patient is doing very well. There were no eruptions right now. She is fine. So these are the cases, and thank you so much for your patience listening. This is all from my side. थैंक यू श्वेता जी, आपने काफी अच्छा प्रेजेंटेशन दिया. आप इसको पीपीटी को हटा लीजिए श्वेता जी. जी सर. आपने बहुत सही कहा है. हम लोग के दो एक्सपोजर होते हैं, एक स्किन होता है और दूसरा होता है हम लोग का माइंड. तो माइंड का स्किन के साथ में बहुत बड़ा संबंध होता है. बिल्कुल. क्योंकि मैंने महसूस किया वो बहुत सारे पेशेंट को, अगर हम चाहते हैं कि स्किन लोकल सिम्टम्स पर ठीक कर लें तो नहीं होता. आपने भी सभी केसेस में इस बात को बताया कि कैसे मेंटल सिम्टम्स का इम्पोर्टेंस हर एक केस में आपने शो किया. और बिना मेंटल, डॉक्टर हैनीमैन ने जो कहा कि स्किन जो है सो एक्सटर्नल एक्सपोजर है, और ये स्किन का कारण ही डॉक्टर हैनीमैन को माइजमेटिक मेडिसिन खोजने का, माइजमा थ्योरी का जन्म दिया है. क्योंकि उन्होंने कहा कि सप्रेशंस हम दो बात का होता है. एक होता है हम अपने इमोशनल सप्रेशंस करते हैं, दूसरा हमारा
स्किन पर सप्रेशन, क्योंकि कोई भी आदमी अपने शरीर पर कोई दाग नहीं देखना चाहता, छोटा सा दाग भी नहीं देखना चाहता है, और तुरंत उसको मिटाने के लिए क्यों वी आर कॉन्शियस अबाउट द हम लोग कैसे समाज में हम लोग प्रेजेंटेशन होते हैं। ये एक बहुत इम्पोर्टेंट रोल है जो कि हम लोगों को समझना चाहिए, और इसको अगर आप ध्यान में रख करके ट्रीटमेंट करते हैं तो मुझे लगता है कि ये इस तरह का ट्रीटमेंट, और आपने इस बात को प्रूव किया है कि बिना मेंटल के और जनरल को लेकर के आप स्किन डिजीज को ठीक नहीं कर सकते। हाँ, बीच बीच में कोई पर्टिकुलर का जरूरत पड़ता है, आपने दिया भी है ना, एंटीम्यूट को जैसे दिया तो पर्टिकुलर का आता है। तो आपने एक अच्छा बात बोला कि स्ट्रेटेजिक प्रिस्क्रिप्शन है ना, रणनीति, और कहा कि डॉक्टर धावले का बड़ा अच्छा लाइन है, आप पढ़िएगा, मल्टी फैक्टरियल ओरिजिन ऑफ द डिजीज। मल्टी फैक्टरियल मतलब ये एक कारण नहीं होता, बहुत सारे कारण हो सकते हैं, एंड वी डोंट नो कि हाउ मेनी फैक्टर्स आर देयर हर एक केस में, है ना, हम लोग नहीं जानते कितने होंगे। तब क्या करते हैं कि हम लोग उसमें से जो पॉसिबल है आपको वहाँ पर रणनीति बनानी होती है। किसी केस में मेंटल सिम्टम्स बहुत प्रोमिनेंट मिल रहा है, किसी केसेस में आपको लोकल सिम्टम्स बहुत ज़्यादा मिल रहा है, किसी में, और डॉक्टर केंट का जो है कैरेक्टरिस्टिक्स पर्टिकुलर की भी बात बहुत उन्होंने करी है ना, कैरेक्टरिस्टिक्स पर्टिकुलर का कहा कि वैसा सिम्टम्स और पिक्यूलियरिटी कहा कि उसमें पिक्यूलियरिटी बन जाता है ना, पिक्यूलियरिटी बन जाता है। और पिक्यूलियरिटी कैसे बनेगा कि वो नॉर्मल से अलग हो, ऐसे रिपोर्टरी में या मेट्रामेडिका में देखने से नहीं, उस पेशेंट के लाइफ सिचुएशन में वह नॉर्मल से कैसे है ना। तो ये कैरेक्टरिस्टिक्स को, रिबेलियन को डॉक्टर हेनीमैन ने बड़ा अच्छा स्थान दिया है, और तो ये हम लोगों को हमेशा स्ट्रेटेजिक होना पड़ेगा, पेशेंट के साथ में बैठ करके उसके साथ में रणनीति बनानी होगी, और हम कहाँ पर कौन सी दवा करें, कौन सी दवा हम लोग कौन सा स्ट्रेटेजी अपनाएं, मेंटल को खाली लेके चलें। और लेकिन मैं जो जहाँ तक मेरा अनुभव है, मैं जो होम्योपैथी में खास करके स्किन डिजीज लोग कहते हैं बहुत आसान है, मैं कहता हूँ नहीं, बहुत डिफिकल्ट है, क्योंकि स्किन डिजीज को आसान इसलिए मानते हैं कि हम लोग तुरंत इसको दिखला सकते हैं, विजिबिलिटी है, लेकिन ऐसी बात भी नहीं है, विजिबिलिटी नहीं, कुछ स्किन जो होते हैं इनविजिबल होती है, और उस इनविजिबिलिटी को देखने के लिए, अलग करने के लिए आपको जरूरत पड़ता है, और इसके लिए हमको इनसाइट ऑफ द पेशेंट, दिस इज इम्पोर्टेंट, अंदर में क्या हो रहा है ना, जो भीतर में हो रहा है उसको बाहर में देखने का कोशिश करते हैं, और बाहर के माध्यम से हम लोग भीतर को देखते हैं। यही तो हम लोग का होम्योपैथी है ना। इंटरनल क्या कहा डॉक्टर हेनीमैन ने, इंटरनल रिफ्लेक्शंस आउटवर्डली रिफ्लेक्शंस सिम्टम्स को के आधार पर। तो आपको इतना ये होना होगा कि सिम्टम्स का इंटरप्रिटेशन कैसे करें, है ना, कितना सिम्टम्स का इंटरप्रिटेशन, ये इंटरप्रिटेशन का रोल सबसे इम्पोर्टेंट होता है कि हम अगर इंटरप्रिटेशन सही नहीं कर पाते हैं तो हम लोगों को दवा, हम लोग उसको लक्षण को ही नहीं समझ सकते, और लक्षण को केवल देखने से नहीं होता, सिचुएशन का प्रेजेंस इज नॉट ओनली इम्पोर्टेंट, व्हाई इट इज प्रेजेंट, दिस इज आल्सो इम्पोर्टेंट, है ना। केवल है, आप कहते हैं ना कि लक्षण देखो और लक्षण में सोचो नहीं, मैं कहता बिना सोचे तो लक्षण का आपका अस्तित्व ही नहीं, क्योंकि जो सामने में दिखलाई पड़ता है, that everything that glitters are not the gold, है ना, ये भी बहुत अच्छा कहावत है, everything that things that glitters, जो चमकते हैं वो सोने नहीं होते हैं। तो जिस सिम्टम्स दिखलाई पड़ रहा है वास्तव में वो सिम्टम्स है, या एक आपके आंखों का धोखा है, या पेशेंट उस पर ज्यादा स्ट्रेस दे रहा है जो आपको अट्रैक्ट करता है, इसको ध्यान में रखना चाहिए। श्वेता जी आपने बहुत अच्छा है, बहुत दिनों के बाद में आई हैं, आते रहिए रेगुलर हम लोगों का, और आपका सहयोग हम लोगों के इस फोरम को बहुत मिला है, आपने निरंतर हम लोगों को अपने लेक्चर के माध्यम से, और अपने बहुत सारे स्पीकर्स भी आपने हम लोगों को दिया, तो सभी के माध्यम से हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, और हम लोग अभी 800 से ऊपर मीटिंग क्रॉस कर चुके हैं हिंदी का, और अगले जनवरी में हम लोग 1000 को क्रॉस करने जा रहे हैं। आप आइए, उसमें अच्छा प्रोग्राम होगा, 2-3 दिन का हम लोग तो प्रोग्राम रखते हैं। तो इसके साथ में श्वेता जी आपको धन्यवाद देते हैं, और इस मीटिंग के समाप्ति की घोषणा करता हूं मैं।
क्योंकि मीटिंग का समय पूरा हो चुका है और मैं डॉक्टर गणेश को हैंड ओवर करता हूँ. So now the meeting is ended and the Hindi session is ended and it is over to you, Dr. Ganesh, for your English session. So you can start your session now. Yes, sir. It is Dr. Rucha will be the moderator, sir. And Okay, Dr. Rucha. Oh, yes, please unmute, so Dr. Rucha. I can make her the co-host. Yes, sir. You can make me call, sir. Yeah. Yeah, I will make you the co-host. So Rucha is the co-host now, and you are the host now. Okay. Yes, sir. Just a moment, sir. So, yeah, now you are the host, and I am out of the meeting. No, sorry, I can't. No, just I'm joking, sir. Yeah. So Rucha, you can start your session now. I think today is fixed for your English session, and tomorrow is for the Hindi session. Yes, sir. Yeah, nice.